जिसमें काफी तादाद में कारें मौजूद थी। और फिर टाइगर पहचान गया कि वो रेड स्टार क्लब की एक साइट पर मौजूद है। रेड स्टार क्लब, जहां वो पास्टर से ये मालूम करने गया था कि उसे उसकी मौत का टास्क किसने दिया था, और पास्टर ने उस पर रेस फायर कर दिया था और फिर उसे मुर्दा समझकर क्लब के उब्बी खुले हिस्से में मौजूद गटर में डाल दिया गया था। चूंकि ये मेन रोड बाजार की रोड थी, इसलिए यहाँ ये पार्किंग बनाई गई थी जहाँ लोग अपनी कारें पार्क कर सकें। ऐसी पार्किंग में कारों की निगरानी के लिए कोई आदमी मौजूद ना होता था, चुनांचे उसका काम बन गया था। गो से मालूम था कि उसकी कार रेड स्टार क्लब की अंदरूनी पार्किंग में मौजूद होगी, लेकिन मौजूदा हालत में वो वहां ना जा सकता था। इसलिए उसने जनरल पार्किंग से कोई कार उड़ानी थी और फिर अपने होटल जाकर गुसल भी करना था और लिबास भी तब्दील करना था। इसलिए वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। लोग मुड़ मुड़ कर उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर जनरल पार्किंग में पहुंचकर उसने वहां मौजूद कारों के दरवाजे चेक करने शुरू कर दिए। उसे मालूम था कि किसी न किसी कार का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जल्दी में कार का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करते। और फिर एक कार का दरवाजा खुल गया। टाइगर तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने दरवाजा बंद करके इग्निशन की तारों को खींचकर उनसे दो तारों को अलग अलग इग्निशन की पतरी के साथ रगड़ रगड़ कर न सिर्फ तारों में मौजूद रबड़ को काट दिया, बल्कि एक तार को काटने में कामयाब हो गया। और फिर उसने उन्हें आपस में इस तरह जोड़ दिया कि इग्निशन खुद ब खुद ऑन हो गया। फिर तारों को मखसूस अंदाज में झटका देने से कार स्टार्ट हो गई और टाइगर कार समेत पार्किंग से निकलकर बाहर सड़क पर आया और कार उसने आगे बढ़ा दी। अब उसे खतरा था कि रास्ते में कोई चेकिंग ना हो रही हो, लेकिन वो बगैर किसी रुकावट के अपने होटल पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने कार को एक साइड पर छोड़ा और खुद उगबी फायर डोर के जरिए बगैर किसी की नज़रों में आए अपने कमरे तक पहुंच गया। दरवाज़ा लॉक था और उसकी जेबें खाली कर दी गई थी, लेकिन उसे उसकी फिक्र ना थी, क्योंकि इमरजेंसी चाबी उसने दरवाजे के ऊपर दीवार में मौजूद एक रखने में रखी हुई थी। उसने वो चाबी निकाली और चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। फिर गुस्ल करने और दूसरा लिबास पहनने में उसे 1.5 घंटा लग गया। उसने एक अलमारी से एक मशीन पिस्टल और उसका मैगजीन निकालकर मैगजीन को पिस्टल में फिट किया और अलमारी के निचले खाने में मौजूद एक खुफिया खाने से एक पर्स निकालकर उसे खोलकर देखा तो पर्स में बड़ी मालियत के नोट मौजूद थे। उसने पर्स जेब में डाला और फिर अलमारी से ही उसने मास्क मेकअप का डब्बा निकाला, क्योंकि अब वो अपनी असल शक्ल में पास्टर के सामने ना जाना चाहता था। मास्क अप करने में उसे ज़्यादा देर ना लगी और मेकअप के बाद जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो यकसर बदल चुका था। अब वो शक्ल वो सूरत से कोई बिजनेसमैन लग रहा था। बाहर निकलकर उसने कमरा लॉक किया और फिर इमरजेंसी चाबी वापस उसकी मखसूस जगह रखकर वो पलटा और थोड़ी देर बाद वो उसी कार में बैठकर वापस रेड स्टार क्लब जा रहा था। कर्नल जेम्स अपने ऑफिस में बैठा ऑफिस के मुख्तलिफ कामों में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल जेम्स ने रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, पाकिस्तान से रेड स्टार क्लब के पास्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उसकी फ़ोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज़ सुनाई थी। पास्टर, कराओ बात। कर्नल जेम्स ने चौंक कर कहा, हेलो कर्नल साहब, मैं पाकिस्तान से पास्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पास्टर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या हुआ काम का? तुमने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। कर्नल जेम्स ने कहा, टाइगर को फिनिश कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल जेम्स के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई। क्या वाकई? कर्नल जेम्स ने कहा, यस सर, मैं इसलिए कन्फर्म हूँ कि मैंने अपने हाथों से उसे फिनिश किया है। पास्टर ने फाकराना लहजे में जवाब देते हुए कहा, अपने हाथों से? क्या मतलब? क्या तुम भी ये काम करते हो? जहाँ तक मेरी मालूमात है तुमने पेशावर कातिलों का ग्रुप बनाया हुआ है। कर्नल जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब की बात दुरुस्त है। मैंने अपने ग्रुप के सबसे तजुर्बेकार कातिल बाटले को टाइगर को फिनिश करने का टास्क दिया। बाटले ने हमला किया, लेकिन उसका हमला नाकाम हो गया। उसने दूर मार ऑटो राइफल के जरिए चलती हुई कार में बैठे हुए टाइगर पर हमला किया था। गोलियां कार में लगी, लेकिन ना ही कार उल्टी और ना ही टाइगर को कोई जख्म आया। बाटले भी सामने ना आया था। वो दूसरे हमले के लिए तैयार हो रहा था कि मुझे इत्तला मिली कि उसे एक रिहायशी प्लाजा के फ्लैट के एक कमरे में हलाक कर दिया गया है। मैं समझ गया कि ये काम टाइगर का ही हो सकता है, हालांकि बाटले उसके सामने ना आया था।
लेकिन उसने बहरहाल मालूमात हासिल कर ली। बाटले से उसने यकीनन मालूम कर लिया होगा कि मैंने उसे टास्क दिया था। चुनांचे वो अपनी आदत के मुताबिक मेरे क्लब पहुंच गया। उसने मुझ तक पहुंचने के लिए उगभी रास्ता इस्तेमाल किया और अचानक बगैर किसी इत्तला के वो मेरे ऑफिस में दाखिल हो गया। मैं उसे इस अंदाज में आता देखकर हैरान रह गया, लेकिन दरअसल उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई थी। इसलिए जैसे ही वो रस्मी कलमात की अदायगी के बाद कुर्सी पर बैठा, मैंने उस पर रेड रेस फायर कर दी और वो रेड रेस का शिकार होकर कुर्सी समेत फर्श पर गिरा और ख़त्म हो गया। मैंने उसकी मौत को कन्फर्म किया और फिर अपने खास आदमियों को कॉल करके उसकी लाश को बड़े गटर में फेंकवा दिया ताकि उसकी लाश किसी को ना मिल सके, वरना उसकी लाश बहरहाल दस्तयाब हो जाती तो उसके साथी हरकत में आ जाते। अब किसी को मालूम नहीं है कि वो मेरे क्लब में आया भी था या नहीं, और लाश ना मिलने पर वो यही समझेंगे कि वो कहीं चला गया है। बहरहाल वो 100% फिनिश हो चुका है। पास्टर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, और ये तफसील सुनकर कर्नल जेम्स के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। गुड, तुम्हारी कारकर्दगी को हमेशा याद रखूंगा और लॉर्ड्स की तरफ से तुम्हें अब मुसलसल और बड़े मुआवजे वाला काम मिलता रहेगा। कर्नल जेम्स ने मसरत भरे लहजे में कहा। थैंक यू सर, पास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, कर्नल जेम्स ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रीडल को प्रेस कर दिया तो उसका राब्ता फोन सेक्रेटरी से हो गया। यस बॉस, फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। चीफ रॉबर्ट से मेरी बात कराओ, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल जेम्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चीफ रॉबर्ट साहब से बात कीजिए, फोन सेक्रेटरी ने कहा। हेलो सर, मैं कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, कर्नल जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, कोई खास बात? दूसरी तरफ से चीफ रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, एक खुशखबरी देना थी, कर्नल जेम्स ने कहा। खुशखबरी? कौन सी? रॉबर्ट ने चौंकते हुए लहजे में कहा। हमने पहले इमरान को फिनिश कराया था और अब उसका खतरनाक शागिर्द टाइगर भी फिनिश हो गया है, कर्नल जेम्स ने मसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, वो कैसे? तफसील बताओ, रॉबर्ट ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। तो कर्नल जेम्स ने वो सारी तफसील दोहरा दी जो पास्टर ने उसे बताई थी। गुड, ये अच्छा हुआ है। ये दोनों इंतहाई खतरनाक समझे जाते थे, लेकिन अभी सीक्रेट सर्विस तो बाकी है, वो भी इंतहाई खतरनाक समझी जाती है, रॉबर्ट ने कहा। यस सर, कहा ऐसा ही जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका असल किरदार इमरान ही था। ये सब उसकी रहनुमाई में काम करते थे। अब उसके खात्मे के बाद सीक्रेट सर्विस की हालत ऐसी होगी जिसे सांप के मुंह से जहर निकाल दिया जाए तो वो हकीर कीड़ा रह जाता है। वो लोग अगर हमारे पीछे आए तो हम आसानी से उनका खात्मा कर देंगे, कर्नल जेम्स ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर भी होशियार रहने की ज़रूरत है। और हाँ, वो फार्मूला जो तुम पाकिस्तान से ले आए थे वो इसराइली लेबॉर्ट्री कासान भिजवा दिया गया है, लेकिन अगर उन लोगों को इसका इल्म हो गया तो वो बराह रास्त वहाँ भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की खुसूसियत यही बताई जाती है कि वो सब कुछ नज़रअंदाज करके पहले अपने टारगेट को हिट करती है, और उनका असल टारगेट फार्मूला ही हो सकता है, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन सर, कासान लेबॉर्ट्री तो इस कदर महफूज है कि अगर उन्हें मालूम भी हो गया तब भी वहाँ कामयाब नहीं हो सकते, कर्नल जेम्स ने कहा। बज़ाहिर तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर इस लेबॉर्ट्री की मज़ीद हिफाजत के लिए तुम चंद बाएतमाद और फाल टॉप एजेंट्स भिजवा दो तो मुझे इत्मीनान रहेगा, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं गार्ड सेक्शन को वहाँ भिजवा देता हूँ, गार्ड और उसका सेक्शन इन कामों में माहिर हैं, कर्नल जेम्स ने कहा। ओके, उन्हें अच्छी तरह ब्रीफ कर देना, गुड बाय, रॉबर्ट ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल जेम्स ने एक बार फिर क्रीडल दबाकर छोड़ा तो दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, फोन सेक्रेटरी ने कहा। गार्ड जहाँ भी हो उसे कहो कि फ़ौरन मेरे ऑफिस पहुँच जाए, कर्नल जेम्स ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तो कर्नल जेम्स ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ऑफिस के बंद दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, कर्नल जेम्स ने फाइल से सर उठाकर ऊंची आवाज़ में कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक लॉन्ग कोट पहने अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बड़ा और खासा रौबदार था। यस बॉस, आने वाले ने अंदर दाखिल होकर
मुअद्दिबाना लहजे में कहा। बैठ जाओ गार्ड, कर्नल जेम्स ने कहा तो गार्ड मेज की दूसरी तरफ मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। पाकिस्तान कभी गए हो? कर्नल जेम्स ने कहा। नहीं बॉस, सिर्फ नाम सुना हुआ है। एशिया का कोई पसमानदा मुल्क है, गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। पसमानदा मुल्क नहीं है, अलबत्ता तुम उसे तरक्की पजीर मुल्क कह सकते हो, बल्कि अब तो वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खुसूसन असला साजी के मैदान में नए से नए मिसाइल और दीगर असला साजी पर वो मुसलसल काम कर रहे हैं। हमें इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान एक लेबॉर्ट्री में डबल एस नामी मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसे मुस्तकबिल का मिसाइल कहा जाता है। हमारी हुकूमत ने उस मिसाइल का फार्मूला हासिल करने का फैसला किया और ये ड्यूटी लॉर्ड्स के ज़िम्मे लगाई गई, ताकि वहाँ की सीक्रेट सर्विस को ये इत्तला ना मिल सके कि ये काम इसराइल के सदर की हिदायत पर हुआ है, वरना वो लोग इसराइल को खासा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनांचे हमने चीफ के हुक्म पर कार्रवाई की और मैं अकेला वहां गया। मैंने पाकिस्तान के हमसाया और मुखालिफ मुल्क काफिरिस्तान की एक एजेंसी को इस्तेमाल किया और न सिर्फ वो फार्मूला हासिल कर लिया, बल्कि उस लेबॉर्ट्री को भी तबाह कर दिया। अब ये फार्मूला इसराइल की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री जो कासान में है पहुंचा दिया गया है, जहां उस पर काम हो रहा है। कर्नल जेम्स ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस सर, गार्ड ने उसके रुकते ही कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पूरी दुनिया में इंतहाई खतरनाक समझी जाती है, लेकिन जो लोग उस सर्विस को करीब से जानते हैं उनके मुताबिक असल आदमी एक जोकर और मस्करा सा आदमी है जिसे इमरान कहा जाता है। वो वाकई भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है। दूसरा उसका शागिर्द है जिसका नाम टाइगर है। ये टाइगर अंडरवर्ल्ड में काम करता है। बहरहाल ये दोनों इंतहाई खतरनाक, तेज, होशियार और फाल आदमी थे। हमने उन दोनों को फिनिश करा दिया है। इस तरह हमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का जहर निकाला है। अब जो लोग मौजूद हैं ये इतने खतरनाक नहीं है जितने ये दोनों खतरनाक थे। कर्नल जेम्स ने कहा। गुड बॉस, आप वाकई काम करना चाहते हैं, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। अब असल बात सुन लो जिसके लिए तुम्हें यहाँ कॉल किया गया है, कर्नल जेम्स ने कहा तो गार्ड चौंक कर सीधा हो गया। यस बॉस, गार्ड ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ भी काम करेगी और अपना फार्मूला वापस ले जाने के लिए कासान लेबॉर्ट्री पर भी काम करेगी, बशर्त ये कि उन्हें मालूमात मिल गई तो जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, मगर उनके बारे में मशहूर यही है कि जो कुछ उनसे छुपाया जाए वो उसे जल्द तलाश कर लेते हैं। बहरहाल वो मेरे पीछे आए तो मैं उन्हें यहाँ आसानी से संभाल लूँगा, लेकिन कासान लेबॉर्ट्री की बैरूनी हिफाजत ज़रूरी है। गोश्त की साइंसी हिफाजत इस अंदाज में की गई है कि वो हर लिहाज से नाकाबिल तस्कीर है, चाहे वहाँ पूरी फौज क्यों न चढ़ाई कर दे, कर्नल जेम्स ने कहा। ऐसी सूरत में बॉस वहाँ हमारी तैनाती की क्या ज़रूरत है, गार्ड ने कहा। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन चीफ रॉबर्ट ने हुक्म दिया है कि वहाँ की बैरूनी हिफाजत की जाए और उनके हुक्म की तामील जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे सेक्शन का इंतखाब किया है क्योंकि तुम ऐसे कामों के माहिर हो, कर्नल जेम्स ने कहा। लेकिन बॉस, हम वहाँ क्या करेंगे? लेबॉर्ट्री में हम जा नहीं सकेंगे। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हम पहचानते नहीं। कासान काफ़ी बड़ा जजीरा है। लेबॉर्ट्री भी यकीनन ज़ेर ज़मीन और खुफिया होगी, गार्ड ने कहा। हाँ ऐसा ही है, मैंने लेबॉर्ट्री देखी तो नहीं, लेकिन उसके बारे में तफसील सुनी हुई है। सीक्रेट सर्विस का ग्रुप यकीनन वहाँ सयाहों के रूप में आएगा और यकीनन मेकअप में भी होगा। वहाँ दाखिल होने के दो तरीके हैं, बजरिए लॉन्च या बजरिए हवाई जहाज़। तुमने उन दोनों ज़राए से आने वालों की निगरानी करानी है। मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी तुम इस्तेमाल करोगे और शक पड़ने पर उन्हें गोलियों से उड़ा देना। स्पेशल कार्स तुम्हें मिल जाएंगे ताकि वहाँ की पुलिस और दीगर इदारे तुम्हारे साथ ताउन करें और तुम्हारे रास्ते में रुकावट न बन सके, कर्नल जेम्स ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो। कल तुमने रवाना हो जाना है, लेकिन मुझसे बहरहाल राब्ते में रहना, कर्नल जेम्स ने कहा। यस बॉस, गार्ड ने उठते हुए कहा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गार्ड के बाहर जाते ही कर्नल जेम्स ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यक के बाद दिख रहे कई बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, कैस्पर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मुअद्दिबाना मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरे ऑफिस आ जाओ, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। कैस्पर उसका एक मखसूस सेक्शन का चीफ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक अंदर दाखिल हुआ। उसने कर्नल जेम्स को सलाम किया। बैठो, कर्नल जेम्स ने कहा तो आने वाला एक कुर्सी पर मुअद्दिबाना अंदाज में बैठ गया।
कैस्पर, आज के बाद तुमने लोसानो आने वाले अफराद में से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करना है। अपने पूरे सेक्शन को ऐसी जगहों पर तैनात कर दो जहां से भी लोग लोसानो में दाखिल होते हैं वहां मेकअप ट्रेस करने वाले खुसूसी कैमरे नस्ब करा दो। कर्नल जेम्स ने कैस्पर से मुखातिब होते हुए कहा, कितने अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप होगा बॉस? कैस्पर ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, बहरहाल तुमने उन्हें ट्रेस करना है। जब वो ट्रेस हो जाए तो उन पर फौरी हमला नहीं करना, बल्कि मुझे इत्तला देनी है। मैं खुद उन्हें चेक करूंगा और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें स्पेशल पॉइंट ले जाकर पूछ-गुछ भी हो सकती है। कर्नल जेम्स ने कहा, बॉस, ट्रेस होते ही मैं उन्हें स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दूंगा। ये ज़्यादा आसान रहेगा, वरना वो तरबियत याफ्ता लोग होंगे, इसलिए निगरानी को वो चेक कर सकते हैं। कैस्पर ने कहा, चलो ऐसा कर लो, बहरहाल तुमने बेहद होशियार रहना है। ऐसा ना हो कि उल्टा तुम उनके काबू में आ जाओ। कर्नल जेम्स ने कहा, यस सर, हम होशियार भी रहेंगे और मोहतात भी। कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, जाओ और अपना काम शुरू करा दो। कर्नल जेम्स ने कहा तो कैस्पर ने उठकर सलाम किया और वापस मुड़ गया। अब अगर ये लोग यहाँ आए तो कैस्पर से बच ना सकेंगे। कर्नल जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने एक साइड पर रखी हुई फाइल उठाकर सामने रख ली। सफदर अपने रिहायशी फ्लैट के हॉलनुमा कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल मौजूद थी जिस पर हाथ से कुछ लिखा गया था। सफदर ने एक्स2 के हुक्म पर कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा को अपने फ्लैट में कॉल कर लिया था और अब वो बैठा उन तीनों की आमद का इंतजार कर रहा था। एक्स2 ने उन्हें ब्रीफ कर दिया था और ये ब्रीफिंग उसने कागज़ पर लिखकर फाइल में कागज़ लगा दिया था ताकि सब साथियों को ना सिर्फ बता सके बल्कि इस पर सहर हासिल गुफ्तगू भी हो जाए। वैसे वो सोच रहा था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर लॉक दरवाजे को खोल दिया। ओ, आओ सब, सफदर ने एक साइड पर होते हुए कहा, क्योंकि आने वाले 3 अफराद थे, कैप्टन शकील, सालेहा और तनवीर। क्या तुम तीनों पहले कहीं इकट्ठे हुए हो जो इकट्ठे आए हो? रस्मी सलाम दुआ के बाद सफदर ने पूछा। बस इत्तेफाक है कि हम तीनों की कारें एक दूसरे के पीछे पार्किंग में दाखिल हुए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर ने रेफ्रिजरेटर से जूस के डब्बे निकाले ही थे कि साथ बैठी सालेहा उठकर आगे बढ़ी और उसने डब्बे उठाकर साथियों के सामने रखने शुरू कर दिए। फिर सफदर ने अपना और सालेहा ने अपना डब्बा उठाया और कुर्सियों पर बैठ गए। चीफ ने क्या अहकामात दिए हैं? कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने चीफ की तरफ से दी हुई ब्रीफिंग जो कागज़ पर लिखी हुई थी पढ़कर सुना दी। पहले तो मिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद कबूल करो, कैप्टन शकील ने कहा तो सालेहा और तनवीर ने भी उसे मुबारकबाद दी। आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन असल मसला ये है कि हमने इस मिशन को इस अंदाज में कामयाब करना है कि चीफ को इत्मीनान हो जाए कि सिर्फ इमरान या मिस जूलिया ही कामयाब नहीं हो सकते हैं। इंसान नागुज़िर नहीं होता बल्कि इंसान फ़ानी होते हैं, इसलिए मुल्क व कौम की सलामती के लिए काम करने वालों में हर एक का कामयाब होना ज़रूरी है। सफदर ने संजीदा लहजे में कहा, चीफ ने आप पर एतमाद किया है तो उसकी वजूहात भी होंगी, हम सब आपके साथ हैं, सालेहा ने कहा। और फिर कैप्टन शकील ने भी ऐसे ही कलामात अदा किए तो सब तनवीर की तरफ देखने लगे जो खामोश बैठा हुआ था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं सफदर की दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ना इमरान मेरी बात मानता था और ना ही अब सफदर मानेगा, वरना ये कोई ऐसा मिशन नहीं है कि दबाव महसूस किया जाए। ज़्यादा सोचने की बजाय ज़्यादा हरकत करना फ़ायदेमंद होता है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सबका शुक्रिया। तनवीर की एक्शन थ्योरी की भी मैं कदर करता हूँ, लेकिन हर जगह पर इस थ्योरी पर मुंतबिक नहीं किया जा सकता। हमें एक्शन और सोच विचार दोनों को सामने रखना होगा, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। अब मिशन है क्या? फार्मूला वापस हासिल करना है या लॉर्ड्स नामी तंजीम का खात्मा करना है? कैप्टन शकील ने कहा। दोनों काम करने हैं, लेकिन पहले हमने लेबॉर्ट्री से फार्मूला वापस हासिल करना है, यह हमारा मेन टारगेट है। और इमरान साहब ने हमेशा ऐसा ही किया है कि वो किसी और चक्कर में उलझे बगैर सीधे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी काम बाद में देख लिया जाएगा, सफदर ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, चीफ ने बताया है कि लेबॉर्ट्री कहाँ है, सालेहा ने कहा। हाँ, आनान की बंदरगाह से 50 नॉट दूर एक बड़ा जजीरा है, उसका नाम कासान है, लेबॉर्ट्री उस कासान जजीरे पर है, सफदर ने कहा।
اس لیبارٹری کے لیے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ ان انتظامات کے باوجود لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ لائحہ عمل بنانا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کسی لائحہ عمل کی ضرورت نہیں، بموں اور میزائلوں کی بارش برسا دو، سب انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ہم کامیاب واپس لوٹیں گے۔